नमस्कार बहनों, आज हमारे बीच हैं एक स्पेशल गेस्ट। इन्हें हम सब प्यार से मिथिलेश दीदी के नाम से जानते हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो ये प्रेरणा का स्रोत है। आज की मुलाकात में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आज हम लोग मिथिलेश दीदी के जो अनुभव हैं आंगनवाड़ी को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो ये हैं मिथिलेश दीदी और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं अब जानते तो हैं सब मेरे को, मेरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है और जो भी है आज यहाँ मैं भैया के सामने उपस्थित हुई हूँ। अब भैया पूछते तो मैं बताती जाऊँगी क्या है। मिथिलेश जी, सबसे पहले जैसा कि आप एक नेतृत्व संभालती हुई हैं, एक लीडर हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक ग्रुप का, एक संगठन का, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज वहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है इसके माध्यम से बहुत सारी बहनें सीखें और आगे बढ़ें। तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक लीडर को जब वो लीडर बनता है? देखिए, लीडर बनने के लिए मैं अपने आप को पहली बात तो ये लीडर समझती नहीं हूँ। जब मैंने ये काम संभाला था सभी बहनों के लिए एक अच्छा काम लेके मैं निकली थी और वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मतलब इतने लोगों को संभालना, कैसे संभाल पाऊँगी, कैसे उनके लिए कुछ कर पाऊँगी। अच्छा, जो मैं बात लेके निकली थी कि हमारी बहनें आंगनबाड़ी में, मैं जाती हूँ, मैं खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, मैं देखती हूँ उन चीज़ों को कि मतलब एक वेतन जो मिलता है वो मानदेय के रूप में मिलता है। तो इतने से कम वेतन में अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। तो उन चीज़ों को लेकर के और पहले तो बहुत कम वेतन मिलता था, लेकिन जब फिर मुझे लगा कि नहीं, इतने से कम आय में कुछ नहीं हो रहा है, वो लड़कियां काम भी बहुत कर रही हैं, तो फिर मैंने अपने आप को एक संगठित किया और संगठन तैयार किया। उस संगठन में पहले मैंने विदिशा ज़िले से ही शुरू किया और आज विदिशा ज़िले की 5000 बहनें मेरे साथ हैं। और फिर इसके बाद मैंने प्रदेश स्तर पे किया तो आज 22 ज़िले मेरे साथ हैं और अब आगे चल कर के मेरा ऑल इंडिया वर्कर पे भी वर्क चल रहा है मेरा, तो मेरे साथ 12 राज्य। अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, आप जब इस फील्ड में आई, आपने संगठन बनाया जी, तो अभी तक क्या उपलब्धि बड़ी हासिल करी आपने? देखिए, उपलब्धि तो मेरी बहनों को बहुत मिल रही है और मिलती जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि हमारी बहनों को हमने जागरूक किया कि वो काम जो करती थी, जिसका काम करने का तरीका उनका अच्छा है, चूँकि क्या है कि समझ में नहीं आता था कि कौन सा काम कैसे किया जाए। आंगनबाड़ी का टाइम 9 बजे का रहता है, तो 9 बजे वो आती हैं आंगनबाड़ी में, बाकायदा बच्चों को देख रेख करना, अपनी स्कूल की तरह बच्चों को बिठाना और इसके बाद घर का काम भी करना, घर के बच्चों को भी पढ़ाना। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर उनको ये भी बताया जाता है कि भाई अपन को समय के अनुसार अपना काम कैसे निकालना है। तो दीदी, मैं जैसा कि आप एक लीडर हैं, उसके साथ साथ आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जी, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी बहनें यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं जो हमारा इस वीडियो को देखेंगी और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो आगे फील कर पाएंगी कि आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ता होती है उसके जीवन में क्या क्या चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर परिवार मैनेज करना है, साथ में ऑफिस भी मैनेज करना है, तो वो कैसे मैनेज करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक, आपका आंगनबाड़ी का काम, आपका नेतृत्व वाला काम, आपका घर परिवार, आपने शुरू से कैसे मैनेज करा, थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपने काम को करने के लिए निकलते तो बोझ नहीं समझना चाहिए उस काम को किसी भी प्रकार का बोझ नहीं समझना चाहिए। हंसते हंसते हर काम को करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। पहली बात, मॉर्निंग में जब अपन उठते हैं तो उठते से ही अपना सर्वप्रथम घर का काम जो होता है उसको करो, बच्चों को तैयार करो, बच्चों के बाद फिर अपने आंगनबाड़ी आओ, घर का खाना भी बनाना पड़ता है और आंगनबाड़ी में भी अपने बच्चों को सिस्टमेटिकता से देखते हैं और फिर इसके बाद अपना खुद का मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के बाद अपने आप को सबसे पहले खुश रखो, क्योंकि जब मन खुश रहेगा तो अपन कुछ भी काम आराम से कर पाएंगे। बिल्कुल सही है दीदी। बोझ ना समझे, जो हम काम कर रहे हैं उसको अगर हम समझेंगे अरे ये काम भी करना और ये भी करना, कैसे करेंगे, तो उस काम को बोझ ना समझे। बिल्कुल सही है दीदी। कहते हैं कि जिससे प्यार हो उससे शादी करो और उससे शादी ना हो पाए तो जिससे हो गई उससे प्यार करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम करेंगे, पर अब वो काम कर रही है तो उससे प्यार करना चाहिए और उससे सिस्टमेटिक तरीके से करें, बोझ ना समझें, क्योंकि बहुत सारी बहनें बोझ समझ के काम करती हैं। यार कैसे, अब जैसे परिवार में भी हैं हम, तो परिवार में भी अगर हम अकेले और हमारे साथ 4 ननद हैं, जेठानी हैं, सास हैं,
तो उनको भी अपने एक दोस्तीपन से अपन अपना काम सरलता से कर सकते हैं। और यही मैं अपने आप में करती हूँ कि कभी ये नहीं समझती कि ये मेरे से अलग है। अपने दोस्त बना के, ऐसा नहीं है कि दोस्त ही दोस्त रहते हैं, घर में परिवार में भी दोस्ती रख सकते हैं अपन, और उस तरीके से करेंगे तो बोझ भी नहीं समझेंगे हम उस चीज़ काम को, और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये बात है बिल्कुल दीदी। क्या है कि जब सिस्टमेटिक तरीके से काम को प्रायोरिटी दे रहा है तो काम आसान हो जाता है। अच्छा दीदी, शुरू से सब जो जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है जब एक ग्रुप होता है, संगठन होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसमें मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है कि भाई पता तो चले कि आपने मतलब विदिशा जिले में पहली बार शुरुआत करी जी। तो कैसे आपने किन किन चुनौतियों का सामना करा, कैसे महिलाओं को इकट्ठा करा, क्योंकि 4 लोगों को इकट्ठा करना अपने आप में मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत करना। सही है, ये आपने बहुत अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया है। तो 2018 में हमने ये संगठन तैयार किया था। तो इसमें हमें परेशानियां, मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि हम भी एक वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। जब हम ये काम करने के लिए निकले तो अधिकारियों का भी हमारे ऊपर दबाव रहा, परिवार का भी दबाव रहा, आप ये क्या कर रहे हैं। हमने अपने घर में समय भी नहीं दे पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, अपना समय है। समय सबसे ज़्यादा कीमती है, और बच्चों को भी समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले अपना समय को फिक्स किया कि हमें कौन सा समय कहाँ यूज करना है। तो समय को पहले अपन को साधना पड़ता है, बांधना पड़ता है, उस समय को देखना पड़ता है कि हमारा थोड़ा सा भी समय कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो पहले नंबर तो अपन अपने समय को देखेंगे, और समय को देखते हुए भी हमने अपने बच्चों को भी देखा, अपने परिवार को भी देखा, अपने विभाग का काम भी देखा, और सभी को संगठित भी किया प्यार और मोहब्बत से, कि लड़कियों को, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें बड़ी हो जाती हैं, तो उनको कैसे संगठित करना, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना पड़ता है, प्रेम भाव से उनको अपने तरफ लेना पड़ता है कि भाई अपन को ऐसा काम करना है। जब उनको लगता है कि हाँ हमें कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो भी अपने जीवन में अच्छाइयाँ ढालती है। अच्छा दीदी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल संगठित किया, तो शुरुआत कैसे करी थी, मतलब क्या किया कि लोगों से अप्रोच कैसे करी, क्या बात करी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे संगठन बनाना चाहिए? देखिए, सबसे मैं तो कुछ मुझे याद सा भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पहली बार मैंने एक मीटिंग रखी गायत्री मंदिर में। तो वहाँ पर उन लोगों को बताया कि आप लोग आके देखो, और अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम एक ये दौर लेके निकले हैं, इस दौर में हमें कामयाब होना है। तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है। फिर हमने जगह जगह जा कर के, हर ग्राम में जा कर के मीटिंग रखी, और 25-50 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको समझाया कि यदि हम इतने से कम पैसों में काम तो हमें बराबर पूरा करना है, और कम पैसों में तो हम क्यों ना एक अच्छे से सब एकजुट हो जाएं, और एकजुट होकर शासन और प्रशासन से अपना बात रखें। तो कुछ लड़ाई के माध्यम से भी, कुछ प्रेम भाव के माध्यम से भी, कुछ कागज़ में लिखित के माध्यम से भी। तो हमने अपनी बात सरकार को रखी, अपनी बात प्रशासन को रखी, और उस चीज़ को जब रखी तो लड़कियों को भी लगा कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। तो बस वो हमसे संगठित होती चली गई। दीदी, जब ये काम कर रही थी आप, डर नहीं लगा कि शासन और प्रशासन से लड़ना है, हो सकता है नौकरी भी खतरे में आ जाए? जी बिल्कुल डर लगा हमें। और मैं तो बचपन से काफ़ी मतलब मैंने परिवार में उस तरह रही कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना है, ये वो दुनिया भर की। लेकिन फिर भी एक मन में उमंग लेके निकले कि अगर अपने द्वारा हजारों लाखों लोगों का अच्छा हो रहा है तो उन लोगों को मतलब अच्छा होना चाहिए अपने द्वारा, ऐसा मुझे लगा। तो पहली बार मुझे जब मैं पहले घर से निकली इस काम को लेकर के, तो मन में थोड़ी सी डर लगा कि नौकरी अपन भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन तो मतलब गलतियां निकालते हैं, खूबियां निकालते हैं। तो शासन से भी हमने अपनी बात रखते हुए बताया कि जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, बच्चों का भी भविष्य देखना पड़ता है, हमें अपना भविष्य देखना पड़ता है। तो उज्जवल भविष्य की कामना लेते हुए हम अधिकारियों से अपनी बात रखी हमने, और अधिकारी को भी साथ में लिया कि आप खुद बताइए, हम तो आपका काम भी कर रहे हैं और हम अपने काम को अगर करते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो घर वालों का सपोर्ट था? घर वालों का सपोर्ट पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में जब उनको लगा, हम लोगों के पहले हमको जब नियुक्ति हुई थी तब 1000 रुपये महीने सैलरी मिलती थी, मात्र 1000 रुपये। ये है 2007 में 1000 रुपये पे नियुक्ति हुई थी। लेकिन अपन खुद समझ सकते हैं कि 1000 रुपये में क्या होगा।
आज के समय में 13,000 रुपये मानदेय है और अभी अगस्त से 14 हो जाएगा, लेकिन 14,000 में भी कुछ नहीं होता। अब बच्चों की पढ़ाई आज जब इतनी मतलब पढ़ाई में कितनी कठिनाइयाँ आनी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मतलब हम लोग को बहुत पैसा जुटाना पड़ता है। तो इतने से पैसे में कैसे क्या हो, तो जैसे तैसे कर करके फिर हमारा 2011 में हुआ था 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हुआ। 2013 में 5,000 हुआ, फिर 13 के बाद 16 तक 5,000 ही रहा, 18 तक यानी 5,000 रहा। हमने कहा अब क्या करें क्या नहीं करें, और सरकार तो मतलब सुनना है नहीं, और प्रशासन को तो अपना काम चाहिए, उसको ये नहीं दिखता कि प्रशासन लोग ये नहीं देखते कि हमारा कम पैसों में काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पैसों में काम होगा तो वो मतलब उसको नहीं देखा। तो हम लोगों ने कुछ सोचा, हमने कहा नहीं, अपन को शासन से भी और प्रशासन से भी अपना लड़ाई भी करना चाहिए और प्रेम भाव से अपना काम निकालना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक हड़ताल किया, तो सभी ज़िलों को हमने एकत्रित किया और सभी ज़िलों में एकसा किया। हमारे पास उस टाइम पे 2018 में हमारे पास मात्र 22 ज़िले थे, 20-22 ज़िले थे। तो 20-22 ज़िलों में ही हमने थोड़ी सी कार्यकर्ताएं, कुछ और अदर संगठन थे, लेकिन हमने कहा जितना हो रहा है उतने से और ज़्यादा लोग बढ़ेंगे हमारी तरफ। तो फिर हम बढ़ते गए। फिर हमने इस माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनको हमने अपनी आप बीती बताई, हमने अपनी परेशानियां बताई और हमने गुजारा करना बताया कि आप इतने से कम पैसों में कैसे गुजारा कर पाएंगे, बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। तो फिर ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना और उनकी श्रीमती जी साधना सिंह को भी हमने बताया कि भाभी जी आप कैसे करोगे मैनेज। तो फिर उन्होंने हम लोगों की बातों को मानते हुए कहा ठीक है, अच्छा हम देखते हैं। तो 10,000 रुपये हमारे 2018 में हो गए, तो उससे बहनों को भी मतलब थोड़ी सी राहत मिली। 5 से 10 हो जाना राहत का मतलब लगा मन में कि राहत मिली है। और ऐसे कर करके हम लोग और संगठित होते गए और आज ये है कि आज ऊपर वाले की भी कृपा है कि हमारे पास माने 12 राज्य हैं और करीब 25 से ऊपर हमारे पास जिले हैं। दीदी सही है कि शुरुआत तो छोटे से होती है, छोटे से ही, क्योंकि आप देखिए 2007 में आपने एक विचार मन में आया। बहनों मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि एक विचार ना आगे चल के बहुत बड़ा होता है। एक छोटा सा बीज जब हम बोते हैं तो वो बीज लगता है, पर आगे चल के वो कितना बड़ा पौधा बनेगा और कितना पेड़ बनेगा, कितने फल देगा। तो आज देखिए 1,000 रुपये से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, आज 13,500 पे आ गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इसी तरीके से अगर इस संगठन में मिल के काम करेंगी तो जल्दी आपको सम्मानजनक एक सैलरी भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो दीदी जब आपने ये काम किया तो कुछ ऐसे भी महिलाएं होती हैं जो आपके साथ में कुछ तो विरोध भी हुआ। हमारे साथ कई बहनों ने विरोध किया, लेकिन हमने उस चीज़ को विरोध को कहते हैं ना कि अगर मान के चलो अपन गुलाब का फूल जो है वो कांटे के बीच में उगता है, लेकिन वो खिलता कितना सुंदर है। तो उस तरह से लेते हुए निकले कि भाई कुछ विरोधाभास भी होगा, कुछ अपने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अपन आगे बढ़ते चलो, विरोध को मत देखो, क्योंकि जब एक अच्छा काम करने निकलते हैं विरोध तो होता है। तो जो विरोधी थे वो भी समझने लगे कि नहीं ये एक अच्छा हो रहा है और आगे बढ़ते चले। अच्छा दीदी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, एक तो तरीका ये है कि अपना काम मन लगा के करें, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे आपने बोला कि 1,000 से आज 13,500, एक तो ये रास्ता है। क्या और कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी डबल हो जाए, वो एक बहुत अच्छी जॉब पे पहुंच जाए, ऐसा कोई रास्ता है? देखिए वैसे रास्ता तो है कि जैसे कई परीक्षाएं होती हैं कार्यकर्ताओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत माने आते हैं मौके, लेकिन वो क्या है कि काम इतना रहता कि वो मौके को पकड़ नहीं पाती है। और मेरा बहनों से यही कहना है कि हर चीज़ को पकड़ना सीखो। जैसे हमारे सामने कई चुनौतियाँ, मतलब वो मौका आना एक चुनौती होती है, तो मौके को पकड़ो। जैसे आज अभी कुछ हमारी बहनें पटवारी भी बन गई हैं, इसमें टीचर भी बन गई हैं और सुपरवाइज़र भी बन गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई हमारे विदिशा ज़िले में ही कार्यकर्ता सुपरवाइज़र बन गई। तो जैसे हमारा समय है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें 9 से 3 तक ही सारा काम करना पड़े।
सारा काम हम अपना काम जल्दी भी कर सकते हैं, और उसी काम को अगर हम अपने मन में एक आलसता लाएंगे कि करना है कर लेंगे, तो उसमें हमारा समय अगर हम चाहेंगे 3 से 4 भी बच सकता है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि नहीं हमारा काम भी हो जाए अच्छे से और हम अपने भविष्य के लिए भी कुछ कर सकें। दीदी आपने तो जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और एक नेतृत्व भी हैं, तो आप तो सुपरवाइजर के साथ भी आपने काम किया होगा। हाँ, सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी के साथ भी हम लोग काम करते हैं। माने हमारा सबसे बड़ा अधिकारी होता है कार्यक्रम अधिकारी, तो उनके साथ भी हमें काम करना पड़ता है बैठ के। तो काम के लिए करने में क्या है कि अपन अपना काम बोझ समझ के बिल्कुल ना करें कि ये बोझ है। अपना काम अगर अपन सरलता से करेंगे कि नहीं ये भी हो जाएगा, मन को एक उल्लास और खुशी के साथ करेंगे तो आराम से होगा। अगर हम मन में सोचें कि हमें ऊंचाइयों तक जाना है, तो एक चींटी जब चढ़ती है तो एक बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार, लेकिन वो चढ़ने की कोशिश करती रहेगी तो एक दिन चढ़ जाएगी। इसी तरह हम अपन को सोचना चाहिए कि हम कोशिश करते रहें, और हमारा इसमें अगर कुछ नहीं हो पा रहा, हम तो अपनी लड़ाई कर ही रहे हैं कि आंगनबाड़ी में ही मतलब हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाए, नहीं हो रहा तो हमें आगे इस भविष्य के लिए सोचना चाहिए। सुपरवाइजर का पेपर है, अपना टीचर है, संविदा वर्ग का भी है। हाँ, जो क्वालिफिकेशन अगर उनका है, जो ग्रेजुएट हैं, तो उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए, मतलब रुकना नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं पर वो भाई रुक गई हैं, उन्हें तो समय एज के अनुसार अगर आप रुक रहे हो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनमें भी मैं ये कहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के लिए ही, जैसे उम्र हो चुकी है, आप घर में भी कई ऐसे औद्योगिक धंधे हैं आप करके आराम से अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते। लेकिन जब आपकी एज है, आप कर सकते, तो बिल्कुल आप अपनी उन्नति के लिए निकलिए। सही बात। दीदी अभी न्यूज़ में भी सुना है, और जैसा कि आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, एक सुपरवाइज़र की जो भर्ती आने वाली है, महिला सुपरवाइज़र, या हमारे यहाँ उसको परिवीक्षक कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं उसके बारे में पता तो है, पर प्रयास ही नहीं करना चाह रही कि यार एक अपॉर्चुनिटी, उनको लगता है कि यार हम कैसे मैनेज करेंगे। तो क्या पॉसिबल है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को समय निकालकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना? देखिए, बिल्कुल मैं तो इस चीज़ के लिए बहनों को कहूँगी कि आप अपना समय निकालो, बहुमूल्य समय है ये, और आप अपने समय को निकाल के इसकी तैयारियाँ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आगे बढ़ना, अगर आज आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका भविष्य आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा। तो मैं तो इनको प्रोत्साहित करूँगी कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नहीं, मगर वो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है ना, घर नहीं, क्या हो जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ क्या है कि उसको इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि घर का काम भी करेगी, वो आंगनबाड़ी भी जाएगी, और इतने सारे तो काम दे दिए गए हैं कि वो अपना एक काम पूरा समय पे नहीं निपटा पाती है। ये बात तो हकीकत सत्य है। और अधिकारी भी आए दिन मतलब समय के साथ देखते नहीं हैं कि समय है कि नहीं, मतलब कभी भी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। तो उस बात के लिए भी कार्यकर्ता को डर ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो ही अच्छा है, कम से कम हमें कुछ मिल रहा है, अपने बच्चों के लिए मिल रहा है। नहीं दीदी, जैसे मैंने न्यूज़ वगैरह में भी देखा है, आपको भी पता होगा कि अक्टूबर या नवंबर में ये भर्ती होगी, तो 2 महीने का अगर प्रयास किया जाए, ठीक है, बाकी तो आप कर ही रहे हो ना, अगर 2 महीने अगर आप प्रयास करके एक अच्छी नौकरी, आपको तो पता होगा कि पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी में कितना अंतर है, काम में कितना अंतर है, ठीक है, प्रेशर में कितना अंतर है। डेफिनेटली मैनेजमेंट का काम है महिला पर्यवेक्षक का, तो वहाँ पर प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ना है, उससे तो बेफिक्र रहिए कि भाई हम जितनी ज़्यादा पोस्ट पे जाएंगे उतना आराम रहेगा, तो आराम तो नहीं है, पर यह है कि एक सम्मानजनक सैलरी और एक जो हमारी समाज है उसमें जो रेपुटेशन है, ठीक है, हाँ, जो रिक्वेस्ट जो है वो बढ़ जाती है। एक पर्यवेक्षक जो है वो बीच का आधार है। पर्यवेक्षक जो है बीच का आधार है कि नीचे से उसको सहायिका कार्यकर्ता को भी देखना, और बीच में वो रह जाती है, ऊपर से उसको अधिकारियों का भी। तो मैं इस चीज़ से बहुत मतलब मन में खुश रहती हूँ कि नहीं, कार्यकर्ता बहन मेरी अगर पर्यवेक्षक बनती है तो बहुत अच्छी बात है। और उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा समय, भले ही आप जैसे रात को देर से सोते हो, थोड़े जल्दी सो, और अगर 2 महीने आप देर से भी सोओगे ज़्यादा तो आपको कोई वो नहीं होगा, और सुबह जल्दी उठो, ताकि मॉर्निंग का समय सुबह जल्दी उठने का ऐसा रहता कि आप पढ़ भी सकते हो, तो आप पढ़ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आप 4 बजे की 2 महीने आपको मेहनत करना है। अगर 2 महीने की मेहनत आपको कुछ ऊंचाइयों पे ले जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने समय को पाबंद में रखें और अपने काम को आगे बढ़ाएं।
दीदी एक्चुअली क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक और आपसे मिलने का मौका जो है, कभी कभी क्या होता है किस्मत ऐसी जगह ले आती है, ये 6 महीने पहले से शुरुआत होता है। हम लोगों को पता चला है कि भाई ये भर्ती आने वाली, हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाना चालू करा और बीचों बीच एकदम से एक बहन का मेरे को फ़ोन आता है कोटा से, ममता जी हैं, उनका मैं जिक्र जरूर करूँगा। ममता जी ने मुझसे कहा कि हम लोग ना सर वो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप हमें तैयारी करवा दोगे? मैंने कहा हम बिल्कुल करवा देंगे, हम तो यहाँ MP से हैं पर करवा देंगे। तो उनने 15 से 20 दिन लग गए उनको मनाने में, उनको कोर्स में, हमारा कोर्स भी चलता है एप्लीकेशन पे, उसमें इन्वॉल्व करने। तो जब वो जुड़ी तो अकेली थी दीदी। हमने 6 महीने में 3 महीने में इतनी मेहनत करी कि राजस्थान की जितनी, मध्य प्रदेश की महिला पर्यवेक्षक मुझे नहीं जानती अभी मैं कौन हूँ, उतनी उससे ज़्यादा राजस्थान की बहनें, और उन बहनों ने मुझे अजय सर से अजय भैया बना दिया। तो आज बहुत सारी बहनें मुझे जानती होंगी अजय भैया के नाम से। वो उसका जो क्रेडिट है वो राजस्थान की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें थी उनको जाता है। उसके बाद से मैं इनकी लाइफ को जानने लगा, मैंने भी रिसर्च करा, मैंने भी पाया कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो तैयारी करती है, उसके पास पर्याप्त समय है, पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैयारी करने का सोचती है ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय का जो अभाव है। मगर बहनों मैं कहना चाहूँगा कि 2 महीने अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आप संवार सकती हैं। मगर दीदी एक और बात है ना, तैयारी करें पर कहाँ से करें, कैसे करें, कौन गाइड करेगा, बहुत दिक्कत है, समस्या है। देखिए मैं तो अपनी बहनों से यही कहूँगी कि आप जहाँ जहाँ भी हैं और सुन रही हैं अगर बात को, तो आपको तैयारी करने के लिए अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे आकर के मिलें वो, और मिलके और अपनी तैयारियों को करें। और वैसे समय का है तो समय तो अपन को निकालना पड़ेगा। आगे जब अपन एक पेड़ लगाते हैं तो उसको बीज को बोना पड़ता है, मिट्टी डालना पड़ती है, उसको समय पे पानी देना पड़ता है। तो उसी तरह जब वो पेड़ बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जब वो फल देता है, बड़ा होता दिखाई देता, लेकिन जब फल देता, फल का जो स्वाद रहता है उसको टेस्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह हम एक आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हम अगर अपनी पढ़ाई के लिए बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके कोशिश करके हमको उस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब इसका मानदेय वेतन बढ़ेगा तो उस चीज़ को हमें कितना अच्छा लगेगा। हम अपने बच्चों का भी मतलब अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो पहले मेहनत तो अपन को स्वयं को करना पड़ती है, और ये कार्यकर्ता बहनों को मतलब मेहनत करें और उसका फल आगे जाके दीदी मेरा मानना है, देखिए मेहनत करने को तो मैंने देखा है बहुत बहनें तैयार हैं, पर उन्हें ना एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। और जब सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब क्या करें कुछ समझने नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में है, ये मैंने फील किया। और पिछले 4 से 5 महीनों से हम लोगों ने बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें हैं उनको एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन देने का हमने प्रयास किया है, और हम लोग आगे भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बहनों आपसे कहना चाहूँगा, दीदी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले तो डिसीजन लेना कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर सही लोगों के संपर्क में आना, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है। आप सभी समझते हो कि समझाने वाले तो बहुत कम है, पर ना भटकाने वाले बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, और सही मार्गदर्शन जो मिल रहा है उसको पकड़ना है। क्योंकि अगर मान के चलो अपनी ज़िंदगी भविष्य उज्जवल होता है तो उस राह की तरफ चलना चाहिए। तो मैं भी बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ से भी शिक्षा जहाँ से मिले उसको पाना चाहिए, बिल्कुल प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है। और जिसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही, कहते हैं ना कि धन दौलत तो चोर चुरा ले जाएंगे, लेकिन आपकी शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता, और उसके माध्यम से आप कई ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। दीदी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहीं ना इसको गलत ट्रैक पे भी लेके जाएंगे, दीदी को क्यों बुलाया, क्योंकि ये तो भाई कोचिंग वाले हैं, हो सकता है कि प्रमोशन करवाएं। मैं दीदी के माध्यम से कहना चाहूँगा ये ऐसा कोई प्रमोशन नहीं, हम तो आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए लेके आए। और कोई भी बहन इस वीडियो को देखती है उसके पास तकलीफ है, क्योंकि दीदी ने बताया कि मानदेय बहुत कम मिलता है, मैं दीदी के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं निःशुल्क आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए तत्पर हूँ। बस आप कांटेक्ट कर लेना अजय भैया को, बस अपनी परेशानी बताना, अपनी समस्या जिक्र करना। हम आपसे कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं लेंगे, हमें आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही गाइडेंस देंगे, और आपकी मंजिल तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमने एक बुक बनाई दीदी, मैंने एक बुक बताता हूँ आपको।
इस बुक का मैं आपको फ्रंट पेज पढ़ के बताता हूँ। ये बुक है बहनों, आप देख पा रही हैं, ये बुक जो है आप लोगों के लिए बनाई मैंने। 6 महीने से लगातार हम लोगों ने दिन रात एक करके इस पर काम किया। आगे की तो बात नहीं है, मेरे दिल में क्या पता कहाँ से अजय भैया बन गए और किस तरीके से सब चीज़ें हुई, मैं आपको बताता हूँ पूरा। ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी मैंने ना बहनों को समर्पित करी है, जितनी भी मध्य प्रदेश की या पूरे भारत की जो भी बहन महिला पर्यवेक्षक बनना चाहें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको ये समर्पित करी है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनकी भूमिका में मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करना है, ताकि वे समाज में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकें। हम इस पुस्तक के माध्यम से महिलाओं को विशेष रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद मिले। तो हमारा जो काम है ना, आपको सिर्फ मदद करना है। आपको आपका जो सपना आपने सजोए बैठे हैं ना, उसको साकार करने में जो भी अजय भैया से, अब हम जगत भैया हो गए हैं, ठीक है, सभी बहनों ने अजय भैया बना दिया है। देखिए आप इस पुस्तक पे भी अजय भैया आप पे प्रिंट है, अगर आपको दिखे तो। दीदी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी बहन, क्योंकि आपने बताया ना 13,500 मिलते, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहनें बहुत ज़्यादा मतलब वो कैसे घर चलाती हैं, कैसे चलाती हैं। अगर कोई ऐसी बहन है जिसको अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, तो वो एक बार कांटेक्ट करें, हम लोग उन्हें पढ़ाएंगे। क्योंकि 2 महीने की बात, ठीक है, 2 महीने में बस हमें क्या चाहिए, उनका रिजल्ट चाहिए, जिससे उनका सिलेक्शन हो। तो एक तो अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा एक और ये है दीदी कि अगर ये बहनें तैयारी करें तो क्या लगता है इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं? देखिए, शुभकामना मेरी अपनी बहनों के साथ है कि बिल्कुल हमारी बहनों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब मेहनत बेचारी वो कर ही रही हैं, वो करेंगी भी आगे चल के। और बस मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो अपन करेंगे वो पाएंगे। अगर मेहनत अपन अच्छे दिल से कर रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा। ये उम्मीद हमेशा मन में रखना चाहिए कि नहीं हम जब मेहनत करें तो उसका परिणाम तो मिलेगा। दीदी जैसे कि आप लीडर हैं, तो बहुत सारी बहनें आपसे एक उम्मीद लगा के बैठी होंगी, दीदी ये क्यों बहुत कम वैकेंसी आती हैं, समय पे नहीं आती हैं, तो इसके लेकर कुछ है प्लान आपको कि भाई कि अगर कम आती हैं या जो बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि वो उसी फील्ड में है? देखिए, इसमें वैकेंसी में तो ये है कि उसके ऊपर तो हमारा कोई जोर नहीं है कि ज़्यादा, क्योंकि कार्यकर्ता माने 30 कार्यकर्ताओं पे एक सुपरवाइज़र होती है, तो वैकेंसी उसी आधार पे निकलती है। 6 साल हो गए, मतलब और 2017 से वैकेंसी नहीं आई है। बीच बीच में 1-1, 2-2 पोस्ट निकली हैं, ज़्यादा नहीं निकली, 2017 से नहीं आई हैं। और ये पोस्टें बढ़ाना चाहिए। जैसे मान के चलो अभी 30 कार्यकर्ता पे एक सुपरवाइज़र होती है। मैं तो शासन प्रशासन से यही कहती हूँ कि 15 कार्यकर्ता पे रखें, तो सुपरवाइज़र जितनी ज़्यादा मतलब होंगी। ये महिला बाल विकास जो कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ियाँ खोली गई हैं, और आज कुपोषण कहीं दूर तक भाग गया है, बहुत कम मतलब बचा है कुपोषण अपने यहाँ भारत में। तो और महिलाओं में भी मतलब जो जागरूकता आई है, वार्ड में एक आंगनबाड़ी होती है, तो वार्ड में भी कई महिलाएं ऐसी थीं जो जागरूक नहीं थीं, माने बच्चे का भरण पोषण कैसे करें, बच्चे को कैसे संभालें, जो आज एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उनको जानकारी मिल रही है। सही है दीदी, क्या है? और माने बच्चे भी जो कुपोषित होते थे, जन्म से विकलांग होते थे कुछ बच्चे, और बच्चे कई मतलब शिशु मृत्यु दर थी वो कम हो गई है, मात्र मृत्यु दर थी वो भी कम हो गई, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के सहारे चलती है और वो जन जन तक अपना भाव व्यक्त करती है। तो उसके कारण मतलब अपनी आज जनता में भी सुधार है, और अपनी राज्य शासन में जो कमजोरियां फैली हुई थी उनमें भी काफ़ी सुधार। हाँ, पहले से तो काफ़ी सुधार है, सुधार। पर दीदी मध्य प्रदेश को और सुधार की जरूरत है, मुझे लगता है। मध्य प्रदेश को मैं तो यही कहूँगी कि हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल कुपोषित मतलब मुक्त हो जाए, जैसे पोलियो मुक्त हुआ है भारत हमारा। बिल्कुल दीदी, सभी की हमारी विश है कि जल्द से जल्द जो मध्य प्रदेश में कुपोषण मुक्त होना चाहिए, और काम कर रही है, सरकार भी कर रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान तो मुझे लग रहा है, जब से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से मिला हूँ, कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आज मुझे थोड़ा सा खुशी हुई, मैं तो अपनी बेटी के लिए आपसे चर्चा की थी मैंने
कि वो भी मतलब एग्ज़ाम दे रही है, तो कैसे उसको तैयारियां कराई जाएं। तो ये बात को लेकर के मैंने आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज मुझे लगा कि आपने मेरी बहनों के लिए ही ये बात रख दी है, तो इसके लिए मैं अपनी बहनों को बहुत शुभकामना दूंगी और बिल्कुल यही कहूँगी, अगर आप सटीक तरीके से बहनों को आप इसका एजुकेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहनों से भी कहूँगी कि मतलब आप इस चीज़ को ग्रहण कीजिएगा। बिल्कुल दीदी, आपने जो उम्मीद और विश्वास हम पे दिखाया, हम उसे कायम रखेंगे। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।